नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन की मखसूस पेशकश अदबी लतीफ़े। मैं आप सभी का अदबी लतीफ़े में तहे दिल से खैर मकदम करती हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल के हालात इतने नासाजगार हैं कि हर कोई परेशान है। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नजर ही नहीं आती और खुशियां तो जैसे रूठ ही गई हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में जहान मन जो एक एजुकेशनल चैनल है, उसकी कोशिश यही रहती है कि किस तरह से अपने नाजरीन को जिंदगी भर की खुशियां अता करें। उन्हें हंसता खेलता देखना चाहता है ये चैनल। इसीलिए हम ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद करते हैं जो आपकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे और चंद लम्हों के लिए सही आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे। और इसी की एक कोशिश आज हम आपके सामने कर रहे हैं और हमारी इस कोशिश में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान, जिससे मैं आपको मिलवा रही हूँ। हमारे पहले मेहमान हैं मोहतरम मनोज श्रीवास्तव जी, जो एक टीचर है बाय प्रोफेशन और कवि भी हैं। और आपकी खिदमत में आज ये ऐसे मज़ाहिया चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे कि आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। और हमारी दूसरी मेहमान हैं मोहतरमा गजाला साहिबा, जो खदियतुल कुबरा में एक सीनियर टीचर हैं और बहुत ही फ़ाल टीचर हैं। गजाला साहिबा, आपका मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हलीमा साहिबा आपका भी कि आपने मुझे यहाँ पर याद किया। इसके लिए मैं भी आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है जहान मन में। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मंच प्रदान किया और इस मंच के माध्यम से जो कुछ बातें हैं, दो चार जो वाकयात हैं, वो मैं लोगों के बीच शेयर करूंगा और निसंदेह लोगों को पसंद आएगा या जैसा होगा वो अपने कमेंट्स में हमको रूबरू कराएंगे। जी जी जरूर। तो नाजरीन, मैं पहले आपको ये बता दूं कि आज का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत स्पेशल इसलिए है कि आज हम आपके सामने वो सब जोक्स नहीं पेश करने वाले हैं जो आप आए दिन व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अपने दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू सुनते होंगे या देखते होंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम आपके सामने अदबी यानी कि लिटरेरी जोक्स पेश कर सके। जो हमारे राइटर्स होते हैं, उदबा होते हैं, शोरा होते हैं, उनकी जिंदगियों में भी कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत ही मज़ाहिया होती हैं और जिन्हें सुन करके हम सब हंसे बगैर नहीं रह सकते हैं। उनका एक मेयार होता है, उनका एक स्टैंडर्ड होता है। वो बहुत ऐसे इस किस्म के नहीं होते हैं जैसे कि जिसे हम बाजारू टाइप के जोक्स कहते हैं। तो आज की ये महफिल चूंकि एक संजीदा महफिल है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम दूसरों को हंसाएं, इसलिए आज हम आपके सामने अदबी लतीफे पेश करेंगे। तो सबसे पहले मनोज जी, आप बताएं आप क्या लेके आए हैं। जी मैम, धन्यवाद। कुछ वाकयात मेरे पास जो संस्मरण मेरे पढ़ने में, सुनने में आए हैं, तो उनको मैं शेयर करना चाहूंगा लोगों से। एक वाकया है महादेवी वर्मा जी के साथ। जब वो 7वीं क्लास में विद्यार्थी तो हॉस्टल में रहते हुए सुभद्रा जी और वो दोनों रूममेट थी। और उस समय जैसा कि पोस्टर वगैरह का चलन नहीं था ज्यादा और लोगों को लोग नाम से जाना करते थे। उस समय तक पंत जी काफी मशहूर कवि हो चुके थे। एक बार इलाहाबाद में कवि सम्मेलन था और महादेवी जी पहली बार उसमें आई थी सुभद्रा जी के कहने पे। और जब उन्होंने मंचों पे देखा कि दोनों तरफ लोग बैठे हैं, कवि बैठे हैं, कवित्रियां बैठी हैं, उस समय दोनों लोगों के बैठने के अलग अलग होती थी व्यवस्था, आज जैसे एक साथ नहीं बैठा करते थे। तो महादेवी जी ने देखा कि एक लंबे केशों वाला जो है कोई, या लंबे केश वाली जो है वो पुरुषों के पंक्ति में बीच में कोई बैठा हुआ है। तो उन्होंने सुभद्रा जी से कहा कि वो लंबे केशों वाले जो है वो मतलब वो महिला पुरुषों के बीच में बैठी वो कौन से हैं? तो सुभद्रा जी ने कहा कि वो पंत जी हैं और पंत जी के घने लहरीले लंबे केस जैसे हुआ करते थे। और उसके बाद जब जब कवि सम्मेलन होता था और बाद में पंत जी, सुभद्रा जी, महादेवी जी ये सारे मिलते थे, तो सुभद्रा जी याद करा देती थी कि वो महिला कौन सी बैठी है। तो महादेवी जी बार बार झेप जाती थी और ये मजेदार वाकया बार बार लोगों को दुखदाता था, हंसाता था कि पहली मुलाकात में महादेवी जी ने पंत जी को लंबे बालों की वजह से कवित्री समझ बैठी थी। बहुत खूब, बहुत खूब। लंबे बालों वाली वो कौन सी कवित्री पुरुषों के बीच में बैठी है? तो मालूम हुआ कि वो कवित्री नहीं बल्कि कवि है जो पुरुषों के बीच में ही बैठे थे। जी बहुत खूब, बहुत अच्छा। जी जी गजाला मैडम, अब आप बताएं। जी, मैं गालिब जो उर्दू के बहुत ही
मशहूर शायर और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका एक अदबी लतीफा आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि एक रोज मिर्जा गालिब के शागिर्द मीर मजरू मेहंदी जो थे उनके मकान पर आए। देखा कि मिर्जा गालिब पलंग पर पड़े करहा रहे हैं। ये उनके पांव दाबने लगे। मिर्जा साहब ने कहा, भाई सैयद ज्यादा है तू, मुझे मेरे पांव मत दाब, और मुझे क्यों गुनाहगार करता है। मेहंदी मजरू ने नहीं माने और उनसे कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको ऐसा ही ख्याल है तो आप मेरे पैर दाबने की उजरत दे दीजिएगा। अच्छा। जब वो पैर दाब चुके और उन्होंने अजराए मजा मिर्जा गालिब से कहा कि भाई मैंने आपके पैर दाबे हैं, आप मेरी उजरत दीजिए। गालिब ने हंसकर जवाब दिया, भैया कैसी उजरत, किसकी उजरत, तुमने मेरे पैर दाबे, मैंने तुम्हारी उजरत दाब दी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुमने मेरे पैर दाबे, मैंने तुम्हारी उजरत दाबी। जी ये गालिब हिसाब बराबर हो गया। जी जी हिसाब बराबर हो गया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूब। गालिब के तो इस तरह के वाकयात बहुत मशहूर हैं, और खास तौर से उनकी पसंदीदा शय जो थी वो आम, पसंदीदा फल उनका आम था। तो आम को लेकर भी उनके बहुत से ऐसे वाकयात आते हैं जो अभी हम नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। जी श्रीवास्तव जी, अब आप बताइए, आपकी याददाश्त में और भी कुछ ऐसे वाकयात हैं? एक वाकया और याद आता है मुझे कि एक बार जैनेंद्र जी और विष्णु प्रभाकर जी और अष्ट जी, ये बहुत सारे लोग जो है दिल्ली के काफी हाउस में, जो बड़ा उस समय साहित्यकारों का अड्डा हुआ करता था, जमा करते थे। जी। और जैनेंद्र जी ने ऐसे सारे बैठे गपशप हो रही थी, बातें चर्चा साहित्य की हो रही थी, और धीरे धीरे समय बीतता गया, जाने का टाइम हो गया तो जाने लगे। तो प्रभाकर जी ने कहा कि जाते जाते एक कप कॉफी और हो जाए। तो जैनेंद्र जी ने कहा, यार कौन कॉफी पिएगा, एक कप कॉफी पियेंगे, 4 कप पेशाब जाना पड़ेगा। तो उस समय अस्त जी ने कहा, वो आपकी भाषा इतनी संयत नपी तुली होती है कि उसमें एक शब्द का भी जो है हेरफेर नहीं होता। तो आज मुझे राज पता चल गया कि आपकी भाषा इतनी नपी तुली कैसे होती है। प्रभाकर जी ने कहा, कैसे पता लग गई? तो बोला, मियाँ जब जाके पेशाब भी नाप नाप के करते हैं तो भाषा तो नपी तुली होगी ही। जी जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा। जी गजाला साहब, अब आपकी बारी है। जी, मैं फराग गोरखपुरी जो कि हमारे उर्दू के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हैं, तो उनका एक लतीफा आपसे शेयर करना चाहूंगी कि फराग गोरखपुरी आगरा यूनिवर्सिटी में इंटर साइंस के तालिब इल्म थे। तमाम मज़ामीन में तो वो अच्छे नंबर हासिल करते थे, लेकिन फिजिक्स में अक्सर फेल हो जाते। एक रोज कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर पूछा, भाई क्या बात है, बाकी मज़ामीन में तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा सब कुछ परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा नतीजा रहता है, लेकिन ये क्या है कि तुम फिजिक्स में क्यों हर बार फेल हो जाते हो? फराग ने बर्जस्ता जवाब देते हुए कहा, जनाब मैं इसलिए कि मैं फिजिकली कमजोर हूँ। बहुत खूब। फिजिकली कमजोर हूँ तो फिजिक्स में फेल हो जाता हूँ। वाह, क्या क्या अच्छा, क्या बेहतरीन जवाब दिया है। भाई हमारे साथ यहाँ पे फातिमा मैम और सानिया और फरजाना साहबा मौजूद हैं। आप सब भी महसूस हो रही हैं, और कुछ आपके पास भी अगर हो आपकी जम्बील में भी, तो आप भी यहाँ पेश कर सकती हैं। फिलहाल हम चलते हैं मनोज श्रीवास्तव जी के सबके पास। जी मनोज जी। एक वाकया में बाबा नागार्जुन का है, जो मेरी जिंदगी का भी बहुत जो है महत्वपूर्ण क्षण था। ये 97 की बात है, मैं उसमें 10वीं का विद्यार्थी हुआ करता था। मेरे भाई साहब ग्रेजुएशन में थे, और जो उनके प्रोफेसर थे वो नागार्जुन पे उन्होंने पीएचडी करी थी। तो उनकी नई नई मेरे शहर में पोस्टिंग हुई थी। तो नागार्जुन बाबा घूमते घूमते उनके पास आ पहुंचे। तो उनकी व्यवस्था के लिए, खिदमत के लिए मेरे भाई साहब को उन्होंने बुलाया कि राजीव तुम आना, और जो बाबा जी आएंगे तो इनकी व्यवस्था खिदमत में तुम रहना। तो भाई साहब भी थोड़ा नेतागिरी स्वभाव के थे, छात्र संघ की राजनीति, तो मुझे भेज दिया कि तुम चले जाओ। तो मैं गया, तो बाबा उसमें प्रोफेसर साहब ने, वो बिल्कुल नए नए थे तो उनके घर में भी ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, एक रूम और एक उनका बेड होता था। तो बाबा के लिए पाल होटल में कमरा बुक कर दिया उन्होंने, और खाने पीने की व्यवस्था जो कर दी, और बातचीत हुई। और दोनों शाम को बातचीत की, फिर बोले कि बाबा मैंने आपके लिए एक होटल बुक कर दिया है, पाल होटल में कमरा, तो आप आराम से वहां लेट सकते हैं। तो नागार्जुन बाबा ने कहा कि
अरे यार बुधवार तो कैसी बात करता है, मैं तुझसे मिलने आया हूँ तो मैं होटल में सोने क्यों जाऊंगा, मैं सोऊंगा इसी कमरे में। तो बोले बाबा यहाँ बिस्तर एक है मेरे पास। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बिस्तर पे सोऊंगा तो जमीन पे सो जा। बहुत तो बहुत खच्चर स्वभाव के। तो उसके बाद सुबह जब वो टहलने निकले, जब वो निकले बहराइच शहर देखने, तो बोले कि अभी मैं देखो, और एक होटल शर्मा होटल का तो गए वहां पे, और बोले कि मैं कवि नागार्जुन हूँ। तो उनका नाम तो पढ़े लिखे लोग जानते ही थे, तो लोग देखने लगे। तो बोले मैं ठीक है नागार्जुन हूँ ये तो बता दिया, लेकिन मेरा जलेबी खाने का मन है और मेरे पास पैसे नहीं है। मजेदार बात यह है कि उनके पास पैसे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं कवि हूँ, मैं इस नाम पे जलेबी खाना चाहता हूँ, मैं पैसे नहीं देना चाहता हूँ। शक्करता का मैं एक तो ये बता उनको जलेबियां मिली कि नहीं मिली, कि वहां भी उन्होंने ना कहा? मिली जलेबियां, और बड़े आदर के साथ दही भी मिली, उसके साथ दही जलेबी दोनों मिली उनको। अच्छा, तो वहां बहराइच में दही और जलेबी का रिवाज है क्या? हाँ, सुबह नाश्ते में होटल पे लोग दही जलेबी का जो है नाश्ता करते हैं। और बड़ी दुखद बात रही कि उसके 1-1.5 साल के बाद 98 में शायद जो है बाबा का देहांत हो गया। तो ये उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मैंने दर्शन किए। अच्छा, वैसे दिल्ली में हम लोगों के यहाँ पे जलेबी और रबड़ी का रिवाज है ना, रबड़ी जलेबी खाते हैं। ये हमारे दिल्ली में जलेबी वैसे लोग शाम को खाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो शाम को जलेबियां खाई जाती हैं। जी गजाला साहब फरमाइए, आप क्या फरमाना चाहते हैं? काशीपुर में, उत्तराखंड में भी दही जलेबी खाते हैं नाश्ते में सुबह। अच्छा अच्छा। हाँ, मुतालिक एक लतीफा और है, और वो बहुत मजे का है। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत महसूस होंगे इंशाल्लाह। जो है इसका जो टाइटल है वो है आखिर इस दर्द की दवा क्या। जी जी जी। तो मशहूर मिसरा है गालिब का। तो एक दिन मिर्जा गालिब ने मोमिन जो हकीम थे, मोमिन खां मोमिन शायर भी थे बहुत बड़े, पूछा हकीम साहब आखिर इस दर्द की दवा क्या। मोमिन ने जवाब में कहा मिर्जा साहब अगर दर्द में से आपका मतलब दाढ़ का दर्द है तो इसकी कोई दवा नहीं, और बेहतर होगा आप दाढ़ निकलवा दीजिए। जी, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने कहा था वो फलसफी अभी पैदा ही नहीं हुआ जो दाढ़ के दर्द का बर्दाश्त कर सके और उसका इलाज कर सके। मिर्जा गालिब ने हकीम साहब की सादा लोई से लुत्फानंदोज होते हुए फरमाया, भाई मेरी दाढ़ के दर्द से मुराद नहीं है, आपकी दुआ से मेरी दाढ़ और तमाम दाढ़ें ठीक है, दाढ़ सब ठीक है और मजबूत भी है। तो फिर शायद आपका इशारा सर दर्द की तरफ है। देखिए मिर्जा साहब, हुक्मा ने फरमाया कि सर दर्द की दर्जनों किस्में गिनवाई। हुक्मा ने सर दर्द की दर्जनों किस्में गिनवाई। मसलन आधे सर का दर्द, पूरे सर का दर्द, दरमियाने सर का दर्द, पिछले सर का दर्द और अगले हिस्से का दर्द। इसके अगर सर के दरमियाने हिस्से का दर्द है तो हर दर्द के लिए एक खास बीमारी इसमें जिम्मेदार होती है, क्योंकि वो हकीम थे, शायर तो थे ही थे हकीम मोमिन खां मोमिन जो थे। मतलब अगर आपके सर के दरमियाने हिस्से में दर्द होता है तो मुमकिन है आपके दिमाग में रसौली। अगर कनपट्टियों पर हो रहा है तो हो सकता है आपकी बीनाई कमजोर हो रही हो। दरअसल सर दर्द का तो जो भी कोई भी हो तो दूसरे जो मर्ज होते हैं उनकी अलामत समझा जाता है। सर का अपना जो है दर्द वो कोई मर्ज नहीं होता, वो दूसरे मर्जों की अलामत समझा जाता है। बहरहाल चाहे ये मर्ज है या मर्ज की अलामत, मुझे दर्द की ये वाली शिकायत नहीं है, सर दर्द की शिकायत मोमिन साहब नहीं। फिर आप जरूर जिगर के दर्द में मुब्तला हो गए हैं। मोमिन साहब ने उनसे कहा गालिब से कि जरूर आप जिगर के दर्द में मुब्तला हो गए हैं। आपने कुछ अशार में भी, अपने अशार में भी इस तरफ इशारा किया है, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, या हैरान हूँ दिल की रो में के पीटू जिगर को, रोऊं के मैं पीटू जिगर को। तो मिर्जा साहब ने हुक्मा से इस मर्ज के लिए पपीता और को बहुत अक्सर करार दिया। हकीम मोमिन खां मोमिन ने कहा गालिब से कि लोगों जो हुक्मा है उन्होंने इस दर्द के लिए, जो कि आप अक्सर जिगर के दर्द का अपने अशार में भी जिक्र करते हैं, तो हकीमों ने पपीते को बहुत अक्सर बताया है। और कह रहे हैं किसी तुक बंदे ने क्या खूब कहा है, जिगर के फेल से इंसान है जीता, अगर ज़ौक़ पे जिगर है तो खा पपीता। मोमिन ने उनसे कहा आपका कयास गलत है, आज तक मेरा इस मर्ज से कोई वास्ता नहीं पड़ा। गालिब ने उन्हें जवाब दिया कि आपका ये कयास भी गलत है।
फिर तो आप इस शायराना मर्ज के शिकार हो गए। तो मोमिन ने कहा आप एक शायराना मर्ज के शिकार हो गए हैं, और जिसे दर्द दिल कहा जाता है, और जिसमें मुब्तला होने के बाद मीर तकी मीर को कहना पड़ा था उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमार ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। वाह 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 वाह, एक कितना मतलब कि आखिरकार उनके दर्द का वो इलाज नहीं। चल पाया और ना ही उनका इलाज हो पाया, और ये मुअम्मा का मुअम्मा ही रहा है कि आखिर उनको दर्द कौन सा था। उन्होंने वैसे उनसे मजाक करने के लिए कहा था कि आखिर की दवा क्या है, तो उन्होंने इतने सारे दर्द गिना दिए उन्हें। जी जी, बहुत खूब। अब हम हमारे साथ असरार अहमद साहब जुड़ गए हैं, तो असरार अहमद साहब से भी हम कुछ लतीफे जरूर सुनेंगे। इससे पहले जी श्रीवास्तव जी, अब बताइए आपके पास और क्या क्या कुछ है हमें सुनाने के लिए। एक मैम बहुत ऐतिहासिक वाकया है कि नेहरू जी की और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जोड़ी जो है, और दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य थे और उनको बड़ी उनकी हसरतें थी, ख्वाहिशें थी, और उनकी ख्वाहिश को नेहरू जी जानते थे। तो और वह उन दोनों में साहित्यिक रुचि दोनों में थी। मतलब दिनकर जी को तो कहना ही नहीं, बहुत नामचीन राष्ट्रीय साहित्यकार थे। नेहरू जी भी साहित्यिक रुचि के थे। दोनों में बातों बातों में तो डाल डाल में पात पात जैसा कुछ चलता था। और एक वाकया था कि नेहरू जी सीढ़ियां चढ़ते हुए, एक बार संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए थोड़ा लड़खड़ा गए, और वो गिरने को थे कि तभी दिनकर जी ने उनको संभाल लिया, और नेहरू जी ने उनको शुक्रिया बोला। तो दिनकर जी ने कहा कि राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी, कविता उसे संभालती रहेगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। राजनीति जब जब लड़खड़ाई, कविता उसे संभालती रहेगी, उसे संभाल लेगी, संभालती रहेगी। जी जी, बहुत बड़ा भाई। जी असरार साहब, आपका मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ जहाने मन में। और शुक्रिया शुक्रिया मैम। महफिल जम चुकी है, और माशाल्लाह गजाला साहिबा और मनोज श्रीवास्तव जी अदबी लतीफे एक से एक बढ़ के सुना रहे हैं, और हम सब महसूस हो रहे हैं। तो अब मैं आपके पास आती हूँ कि आप बताएं, आप हमारे नाजरीन को कौन सा अदबी लतीफा सुनाएंगे। जी, माजरत के साथ मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक बशीर बद्र का एक लतीफा है। नैनीताल क्लब में मुशायरा हो रहा था और निजामत कर रहे थे जनाब कुंवर महेंद्र सिंह बेदी। शायद मुशायरे के इख्तिताम पर जब बशीर बद्र वसीम बरेलवी पढ़ने के लिए बाकी रह गए, तो उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये दोनों मेरी आंखें हैं, किसको पहले बुलाऊं और किसको बाद में। बशीर बद्र खुद ही उठकर माइक के पास आ गए और बोले, मुझे बेहद अफसोस है कि आली जनाब कुंवर साहब एक आंख से महरूम हो रहे। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा। दोनों आंखें किसको बुलाओ, तो वो खुद चले गए, बोले अब आप एक आंख से महरूम हो गए। एक आंख से महरूम हो गए। जी जी जी, बहुत अच्छा। जी श्रीवास्तव जी, जब जब सियासत लड़खड़ाई है, कविता नहीं उसे संभाला है, अब आपके पास दूसरा क्या है। एक जो है, अभी तो ये बड़े नामचीन कवियों के किस्से चले जो है, लेकिन कुछ ऐसे कवि होते हैं जो बेनाम हैं। तो एक नया नया कवि था, तो दिन भर कवि सम्मेलनों में घूमता रहता था और अपनी मेजोरिटी में, और अपनी फैमिली पे ध्यान कम देता था घर पे। तो फैमिली में डिसबैलेंस हो गया। एक दिन उसका दोस्त मिला जो नया कवि था, दोनों कविता सुनाया करते थे एक दूसरे को, कोई पूछता नहीं था। तो बोले, और बताओ भाई क्या हाल चाल है। तो पहले कवि ने कहा, यार क्या बताऊं, आज बेबी कटी पतंग की तरह घूम रही है। अच्छा खैर, तू मेरी छोड़, तू अपनी बता। उन्होंने कहा, आजकल मैं कटी पतंगे लूट रहा हूँ। बहुत बहुत खूब। और ये जो आपने कहा कि वो ऐसे कवि थे, ये सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं बल्कि सभी कवियों के बारे में यही ख्याल है कि वो अपनी कविताओं में ऐसे मगन हो जाते हैं कि वो घर का और फैमिली का ध्यान नहीं रख पाते हैं। जी जी, असरार साहब, लग रहा है इस दरमियान आप काफी कुछ सोच बैठ के बैठे हैं।
हेलो जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, फरमाएं। बशीर बद्र साहब एक मुशायरे की निजामत कर रहे थे। राहत इंदौरी साहब जो है उनका रंग आप सबको पता ही है, अल्लाह ताला उनको माफ फरमाए अभी और बख्शे, उनका इंतकाल हो गया। तो उनका रंग जो है काफी गहरा सांवला था और वो उस टाइम उनको मस्ती का आलम था। माइक पर आते ही बोले, हजरात मैं कल से बहुत खुश हूँ। दरअसल अपने रंग की वजह से शर्मिंदा शर्मिंदा सा रहता था, लेकिन बाबू जगजीवन राम नायब वजीर आजम की सदारत में मुशायरा पढ़ने का मौका मिला। उनके रंग को अगर आप जहन में रखें तो मैं खासा कबूल सूरत आदमी हूँ। बाबूजी को देखने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। बशीर बद्र ने कहा कि बाबूजी भी बहुत खुश हैं कि उनकी कदम में, उनकी कौम में इतना अच्छा शायर पैदा हो गया। बहुत अच्छे। तो बशीर बद्र बहुत हाजिर जवाब थे। जी जी जी। तो फातिमा मैम आप कुछ फरमाना चाहती हैं? फातिमा मैम। यस मैम। वालेकुम अस्सलाम। अभी तो फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, एक ऐसे ही लतीफा याद आ रहा है। वो किसी शायर से रिलेटेड नहीं है, ना कोई अदबी है, बस ऐसा ही है। ये दो सहेलियां थी, दोनों गांव में रहती थी। ऐसा हुआ कि एक उसमें से शहर में आ गई और शहर में आने के बाद जो है उन्होंने पढ़ लिख लिया और फिर उसके बाद उसने शहर में रहते हुए उसने अपने दोस्त को याद किया जो गांव में रहती थी और उनको एक लेटर लिखा। लेटर में ये था कि काफी अर्सा गुजर चुका था तो शादी हो गई थी दोनों की। तो उसने लेटर लिखा, उसमें लिखा मेरे हस्बैंड ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब तो ज्यादा तारीफें लिखी शहर वाले ने अपने गांव वाले को। तो जो गांव की उनकी दोस्त थी, सहेली थी, उसको समझ में नहीं आया। उसने वहां से ये जवाब दिया कि सब कुछ तो समझ में आ गया, मुझे ये समझ में नहीं आया ये कौन सा बैंड है, ये कौन सा बैंड है, और मुझे तो सारी चीजें समझ में आ गई। तो फिर इधर से जो शहर में रहती थी उन्होंने लिखा ये बेलन से बजाने वाले बैंड है जिसको बेलन से बजाया जाता है। भाई यहाँ पे दो हजरात बैठे हुए हैं, जरा उनका भी ख्याल रखा जाए। बेलन से बजाने वाला बैंड, दो बैंड मौजूद है यहाँ पे। जी जी गजाला साहिबा, अब हम आपके पास आते हैं। आप बताएं, आपने गालिब, फिराक, मोमिन तीनों से मुतालिक तो अदबी लतीफे पेश से मुतालिक एक आपको लतीफा सुनाऊंगी इंशाल्लाह। एक बार मुशायरा हो रहा था, एक मुस्लिम सबूत उस्ताद उठे और उन्होंने एक तरह का एक मिसरा दिया। तरह का मिसरा होता है कि तरह के उस पे आपको इसी मिसरे पे आकर पढ़ना है, तो तरह का मिसरा दिया। चमन से आ रही है बुए कबाब। अब उसपे लिखना था लोगों को, शायरों को, जो अगला मुशायरा होना था। तो बड़े बड़े शायरों ने तबाह आजमाई थी, लेकिन कोई गिरा न लगा सका। अब उनमें से एक शायर ने कसम खा ली कि जब तक गिरा न लगाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। चुनाचे वो हर सुबह दरिया के किनारे निकल जाते और ऊंची आवाज से अलापते, चमन से आ रही है बुए कबाब। तो अब उधर से एक रोज वो कई दिनों तक जाते रहे और यही जोर जोर से चिल्लाते रहते कि चमन से आ रही है बुए कबाब। एक रोज दरिया के पास जो था एक कमसिन लड़का गुजरा दरिया के पास से, और जो ही शायर ने कहा, अपना जोर से चिल्लाया मिसरा पढ़ाओ, ये मिसरा पढ़ा, तो लड़का बोल उठा। जैसे उन्होंने कहा कि चमन से आ रही है बुए कबाब, तो लड़का क्या बोला, किसी बुलबुल का दिल जला होगा। वाह बहुत खूब। बुलबुल का दिल जला होगा, बुलबुल का दिल जला होगा। तो शायर ने भागकर उस लड़के को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि मेरे इतने दिनों की मुश्किल तूने आसान कर दी बेटा। बताया जाता है कि यही लड़का बड़े होकर जिगर मुरादाबादी के नाम से। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी असरार साहब आप बताएं।
आपके जखीरे जी में मैम, एक बार मजरू सुल्तानपुरी और साहिल लुधियानवी में किसी बात पे नोक झोंक हो रही थी और साहिल लुधियानवी की बात पे मजरू सुल्तानपुरी गुस्सा हो गए और साहिल लुधियानवी को कहने लगे, याद रखो साहिल, जब तुम मर जाओगे तो उर्दू का कोई तरक्की पसंद अदीब तुम्हारे जनाजे के साथ नहीं जाएगा। साहिल ने फिलफौर जवाब दिया, मुझे उसका कोई गम नहीं, लेकिन मैं फिर भी हर तरक्की पसंद अदीब के जनाजे में शरीक होगा। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा। जी जी। और देखिए, इस तरह की जो ये लतीफे होते हैं, अदबी लतीफे, ये काफी लाइट भी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इसमें इतना वजन नहीं होता कि हम उसमें खामख़ा अपना सर खपा रहे हो, और जिंदगी में हमारे खुशियां भर देते हैं। चंद लम्हे हमारे बहुत ही हल्के फुल्के गुजर जाते हैं। इसीलिए अब आजकल देखा गया है कि कुछ ऐसे किस्म के जोक्स का और लतीफों का रिवाज हो गया है जो, माफ कीजिएगा, कि वो किसी महफिल में कहने के लायक नहीं है। उसका मेयार इतना कम हो गया, इतना डाउन हो गया है। इसीलिए हमने ये कोशिश की यहाँ पे कि कुछ इस तरह के जो बड़े शोरा हैं, उदबा हैं, उनकी लतीफों को पेश किया जाए, ताकि हम ये दिखा सकें कि इस तरह के लतीफों से भी हम महसूस हो सकते हैं और इस तरह के लतीफों से भी हम अपनी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। जी गजाला साहिबा। जोश मलियावादी जो थे हमारे नज्म के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, सभी उनसे वाकिफ हैं। तो जोश मलियावादी जो थे, एहसान दानिश साहब से एक दिन मिले, यूं ही मुलाकात हुई तो उन्होंने एहसान दानिश साहब से पूछा, भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो एहसान साहब ने कहा 3। तो जोश साहब ने सवाल किया, और उनका नाम बताइए जरा। एहसान साहब ने बताया, फैजान दानिश और इरफान दानिश। जोश साहब ने कहा, उन्होंने पहले बताया फैजान दानिश, सलमान दानिश और एहसान दानिश, अब इरफान दानिश। तो अब उन्होंने पूछा फिर, और तो उनसे बोले जोश मलियावादी, अगर चौथा बच्चा आपका होता तो उसका नाम हम तजवीज करते शैतान दानिश। फैजान दानिश, सलमान दानिश, इरफान दानिश। तो उन्होंने कहा, अगर आपके 14 बच्चा और होता तो हम उसका नाम तजवीज करते। तो उन्होंने कहा, क्या तजवीज करते? तो उन्होंने कहा, शैतान दानिश। बहुत खूब, बहुत खूब। जी मनोज जी, आपके पिटारे में कुछ और है? एक वाकया आखिरी है। वाकया क्या है, कल्पना है कह लीजिए। एक नए कवि बहुत अच्छी रोमांटिक कविता लिखना चाहते थे, तो एक उनका आदत उनके साथ नौकर था। तो एक दिन दिमाग में ख्याल आया, और एक जो लॉकडाउन में कौन निकल रहा था, सदाए इश्क को हवाओं से न भेज, बहका हुआ दिल तो बवंडर होता है। बहुत अच्छा जी। जो कह नहीं सकते ख्वाहिशें अपनी, जो कह नहीं सकते ख्वाहिशें अपनी, उनके आंसुओं में एक समंदर होता है। बहुत गहराई है, माशाल्लाह, बहुत गहराई। क्या बात, बहुत खूब, बहुत। हर कोई खुद की बादशाहत चाहता है, हर कोई खुद की बादशाहत चाहता है, लेकिन बादशाहों का बादशाह तो कलंदर होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फलसफियाना शेर है। आजकल महानगरों के बच्चों में एक है कि उनको पेरेंट्स से दूर जाके सिंगल रहने का दौर एक चलन आया है। तो उनके लिए मैं कहता हूँ, भाग कर वालिद के साये से कहाँ जाना, भाग कर वालिद के साये से कहाँ जाना, उनके कदमों में तो जन्नत का दर होता है। और बुत शरीकों से उम्मीद रखते हो तुम, बुत शरीकों से उम्मीद रखते हो तुम, उनका दिल भी संगे मरमर होता है। बहुत बहुत। और इस लॉकडाउन में लोगों को पिछले साल जिस तरीके से बड़े शहरों से पैदल भागते लोगों को देखा, तो उनको देख के ख्याल आया, आया बुरा वक्त तो गांव ही याद आया, आया बुरा वक्त तो गांव ही याद आया, कब किसी का सगा कोई शहर होता है। बहुत अच्छा, किसी का सगा कोई शहर नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा। मैं गांव का आदमी हूँ, तो गांव मुझे बहुत खींचता है। बिल्कुल सच फरमाएं। और इसमें भी यकीन रखता है, यकीन रखता है जो नेकनीति में, नहीं ईमान उसका दरबदर होता है। जिन्हें प्यार होता अहले वतन से,
गुर्बत में भी नहीं, हाथ में पत्थर होता है और मेरे सीने में रहता है वही हिंदुस्तान कि जहाँ हिंदू मुसलमान साथ साथ बसर करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत कह दी, क्या बात कह दी, बहुत कह दी आपने, बहुत खूब। अब आपने ये बात कह के तो यहाँ पे बिल्कुल उसे लॉक कर दिया। अब इसके आगे कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा वही हिंदुस्तान है जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, दोनों बसते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम यही खत्म होता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने नाजरीन का, हमारे वो नाजरीन जो हमारे साथ लाइव शो पे जुड़े हुए हैं। अशफाक साहब हैं, शुएब खान साहब हैं, मुदस्सिर साहब हैं और लातेजैन हैं और मुदस्सिर फलाही साहब हैं और हमारे साथ करीज फातिमा साहबा जुड़ी जिन्होंने अपने एक लतीफ़े से हमें महसूस भी किया, और फरजाना साहबा और आयशा साहबा भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा मैं ममनून हूँ अपने उन मेहमानों की जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया है, असरार अहमद साहब और मनोज श्रीवास्तव साहब और गजाला साहिबा। आप सब ने इस महफिल को गुले गुलजार बना दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि नाजरीन के ये चंद लम्हे खुशियों भरे गुजरे होंगे और वो यकीनन बाद में भी जब कभी इस वीडियो को देखेंगे या फिर ये सब बातें जो हमने यहाँ शेयर की हैं उसे सुनेंगे तो हंसे बगैर नहीं रह पाएंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाजत और हम अपने तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हलीमा साहिबा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका कि बहुत बहुत आपने धन्यवाद। प्रदान किया और ज़ाहिर है लोगों को ये अपनी इस पे मुख्तसर राय लोग देंगे और इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल।